हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक में हम बात करने वाले सीएसआर नेट एग्जाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सीएसआर नेट एग्जाम एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है। एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी लगता है कि सीएसआर नेट एग्जाम एक बहुत इजी एग्जाम है। तो इसीलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने आपका कोई दोस्त आए और आपने ऑलरेडी सीएसआर नेट एग्जाम को 3 बार दिया है, आप क्वालिफाइड नहीं हुए हो फॉर एग्जांपल, और आपके सामने कोई दोस्त आके अगर बोलता है कि भाई सीएसआर नेट एग्जाम तो बहुत आसान है, कोई भी आराम से क्वालिफाई कर देगा, तो आपका माइंड में जो सोच चलती है ना, वो हर कोई महसूस कर सकता है आज के डेट में कि भाई इतनी प्रिपरेशन करते हैं, इतनी जी जान से प्रिपरेशन करते हैं, 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5-1.5 साल कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाते, फिर भी हम अच्छी रैंक लेके नहीं आते, फिर भी हम कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते। तो क्या रीजन है इसके पीछे? क्या सच में सीएसआर नेट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, जो कि हर किसी बच्चे की संभव मतलब बात आसान नहीं है हर किसी बच्चे के लिए कि वो क्वालिफाई कर दे? या फिर क्या ऐसा संभव है कि एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट भी, जिसको सीएसआर मतलब एमएससी में बोल दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में बोल दीजिए, उसने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं किया था, या फिर यू कैन से उसको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर भी उसको ये एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस काफी ज्यादा है। इस टॉपिक के ऊपर हर एक स्टूडेंट्स का जो आंसर होगा मेरे हिसाब से अलग अलग होगा, क्योंकि हर कोई खुद को लेके जज करता रहेगा सीएसआर नेट एग्जाम को। अगर उसको एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, वो यही बोलेगा कि सीएसआर नेट एग्जाम डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम किसी स्टूडेंट ने अगर 2 बार 3 बार एग्जाम देके अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, वो स्टूडेंट्स बोल देगा आराम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आसान एग्जाम है। तो हर किसी के माइंडसेट से ये जो क्वेश्चन है, इसके अलग अलग जवाब आपको मिलते रहेंगे। बट एक ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात कर लूं, एक एवरेज लेवल पे मैं स्टूडेंट्स की अगर बात कर लूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएसआर नेट एग्जाम उतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना माइंडसेट स्टूडेंट्स लेके चलते हैं पहले से ही दिमाग में। क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन में होते हैं उनको हल्का फुल्का आइडिया होने लगता है मैथमेटिक्स होता है क्या, और तब से वो माइंड में सोच रहे थे कि यार मैं आगे जाके स्पेशलाइजेशन जब भी करूंगा तो मैं ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स लूंगा, अच्छी जगह पे पीएचडी करूंगा, अच्छे गाइड के साथ पीएचडी करूंगा कंप्लीट मेरी, अच्छी जगह पे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसा माइंड में स्टूडेंट्स के चलता रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जा रहा है, उसको एक एक नया नया कोर्स इंट्रोड्यूस होता रहता है। अचानक से उसको कोई एक ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस हो जाता है जिस वजह से उसको डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है एक तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, या फिर उसको फेस करना पड़ता है रियल एनालिसिस में, या फिर वो फेस करता है मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी में, या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अप्लाइड पार्ट में भी फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को। तो फिर स्टूडेंट्स का माइंडसेट थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ होती रहती है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि मैं करूं या ना करूं, मैं इसको स्पेशलाइजेशन में ले लूं या ना ले लूं, और अगर ले भी लिया तो मैं आगे इसके साथ कितना चल पाऊंगा, क्या मुझे एमएससी में क्वालिफाई करने की, एग्जाम क्वालिफाई करने की बोल दो, या फिर पास होने में भी दिक्कत आएगी क्या। ऐसे माइंडसेट स्टूडेंट्स के चलते रहते हैं, और ऐसे चलते चलते अचानक से उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन डाल देता है, कोई स्टेटमेंट बोल देता है कि भाई आगे जाके आपको सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। लाइफ में पहली बार स्टूडेंट्स के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये एग्जाम होती क्या है। मैं मेरी पर्सनल बात अगर कर दूं तो मैंने भी जब ग्रेजुएशन में जब मैं था तो मैंने भी किसी से सुना था सीएसआर नेट एग्जाम के बारे में, ना ही मुझे उसका सिलेबस पता था, ना ही क्वेश्चन पेपर पता थी, ना ही कट ऑफ पता था, कुछ पता नहीं था, ना ही पता था किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितनी बार एग्जाम होती है साल में, कौन से मीडियम से एग्जाम होती है, ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन होती है, कुछ भी आइडिया नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने उसको देखा ही नहीं था, और मुझे हर कोई एक सीनियर आके बोल रहा है एक बात, दूसरा सीनियर आके बोल रहा है दूसरी बात, एक बोलता है बहुत डिफिकल्ट है तो एक बोलता है बहुत आसान है, और उसके माइंडसेट की वजह से हम थोड़ा सा डीमोटिवेट होना फील कर देते हैं और लगता है कि यार सच में एग्जाम डिफिकल्ट होगी। क्योंकि एवरेज में आप बोल सकते हो कि 100 में से 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स तो आपको आराम से बोल देंगे भाई एग्जाम डिफिकल्ट है। लेकिन अगर बात कर ले एग्जाम एमएससी कंप्लीट होने के बाद की, तो मैं स्टूडेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा
कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि CSR नेट एग्जाम क्वालिफाई करना संभव ही नहीं है, या फिर एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो बट आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, तो फिर आप एक अच्छे मार्क्स के साथ CSR नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, रोहित शर्मा ने अपनी जो करियर की शुरुआत जो थी वो एक ऑफ स्पिनर के साथ की थी, लेकिन आज जाके वो वर्ल्ड का बेस्ट ओपनर बन चुका है। क्यों? उनकी एक स्ट्रैटेजी अच्छी थी, उनको स्विंग बॉल जो है उनको खेलना अच्छा लगता था, आसानी से खेल सकते थे, बाउंस बॉल जो आते थे वो आराम से पुल कर सकते थे। तो उनको एक स्ट्रैटेजी आ चुकी थी उनके दिमाग में कि इस टाइप्स के बॉल को कैसे खेले, या फिर इस पोजीशन का प्रेशर को कैसे हैंडल करे। फर्स्ट जो ओपनर जाते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर रहता है स्टार्ट के 3-4 ओवर में, जो बॉल स्विंग होती है उसको किस तरीके से हैंडल करे, इनको उनको अच्छी तरीके से आइडिया आ चुकी थी। और इस वजह से आज की डेट में वो, मैं बोल रहा हूँ, इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के एक बेस्ट ओपनर के तौर पे उनको माना जाता है। वैसे ही एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट्स भी अगर हम लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स भी CSR नेट एग्जाम की अगर बात कर लेते हैं तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, मैं बोलूंगा नहीं वो JRF क्वालिफाई करेगा, मैं ये बोल दूंगा कि वो अच्छी रैंक के साथ JRF क्वालिफाई कर सकता है। क्यों? तो उसके पीछे भी रीजंस है, जैसे कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, आपकी अगर एग्जाम की बात करने जाए तो आप देख सकते हो कि कुल मिला के 400 प्लस का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो निकलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम 200 मार्क्स का आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और 200 में से कट ऑफ जो आता है वो आता है 100 मार्क्स का। तो एक ओवरऑल अगर बात करने जाए तो आपको 400 प्लस मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, आप बोल सकते हैं कि 105, 107, जिससे आपकी JRF कंफर्म हो जाती है, ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। मतलब आपको निकल के लाना है 25%। और कॉलेज में आपको अगर किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको कितने परसेंट चाहिए होते हैं? 35। तो एक बात करें माइंडसेट की, टेक्निकल बात करने जाए तब भी कॉलेज के हिसाब से तो हमारे CSR नेट एग्जाम तो आसान है, ये तो टेक्निकल बात हो गई। अब बात कर ले स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी में आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन, वही स्टूडेंट्स दिक्कत, देखो स्टूडेंट्स हर एग्जाम, देखो आप देख सकते हैं 40,000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, जिसमें से कुल मिला के 20,000 स्टूडेंट्स आप मान के चलिए कि चलो प्रिपरेशन करके भी चले गए, उसमें से क्वालिफाई होंगे 500 के अराउंड। तो 20,000, चलो 40,000 भी छोड़ देता हूं, मैं बोलता हूँ 20,000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 500 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो जाते हैं। क्यों? क्या रीजन इसके पीछे? बाकी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन नहीं की थी। अब बाकी जो 19,500 स्टूडेंट्स है ना, उन स्टूडेंट्स में से आप 15,000 स्टूडेंट्स आप ऐसे पकड़ सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को हर एक रिजल्ट याद है, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने में, जैसे आप बोलते हो ना, आपको पता होगा, अगर आप टीचर हो तो आपको पता होगा कि आपको अगर मैथमेटिक्स के टीचर हो, आप लेटेस्ट से आप नेट लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो ना, आपको पता होगा नेट तक कोई स्टूडेंट्स आ रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो कितना फिल्टर हो के आ रहा है। पहले तो वो 10th में साइंस लेना चाहिए, साइंस के बाद वो ग्रेजुएशन, पहले तो 10th क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद वो साइंस लेना चाहिए, साइंस के बाद वो 12th कंप्लीट होना चाहिए, फिर वो ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ यू कैन से साइंस, इसमें वो आना चाहिए, उसके बाद उसने मैथमेटिक्स स्पेशल लेना चाहिए, मैथमेटिक्स स्पेशल लेने के बाद उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो उसके बाद डायरेक्टली बीएड को चला जाता है, कोई फील्ड चेंज कर देता है, उसको वो नहीं करना चाहिए, उसको एमएससी में आना चाहिए, एमएससी में आने के बाद उसको फिर से एक अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहिए, और उसके बाद भी उसका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे एग्जाम को क्वालिफाई करना है CSR नेट, वो करेगा, उसके बाद वो CSR नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। तो इतने फिल्टर लग रहे हैं ना, वैसे ही ये जो 20,000 स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करके आते हैं उनमें भी बहुत सारे फिल्टर लगते हैं, जिस वजह से सिर्फ ये लास्ट के 500 बच जाते हैं जो एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हैं। वैसे कौन कौन से फिल्टर्स हैं? जैसे कि सबसे पहला फिल्टर आपका माइंडसेट, एग्जाम में आप किस माइंडसेट के साथ चले गए थे। आप एग्जाम में चले गए, आपका फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहे, गाने गा रहे, घूमने गए, 2 दिन पहले फ्रेंड से मिले, तो ये माइंडसेट के साथ। दूसरा, प्रेशर आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट आपने कितना रखा है, आपने सेक्शन वाइज कितने टाइम्स दिए, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आपने आपकी एक्यूरेसी लेवल का, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। ये तो कोई स्टूडेंट्स करेगा 20 क्वेश्चन सॉल्व और उसमें से आ रहे उसके 10 क्वेश्चन करेक्ट, तो फिर तो गड़बड़ हो रही है। तो ये छोटे छोटे फिल्टर्स है, लेकिन इसमें जैसे कि एक्यूरेसी लेवल की वजह से ये 20,000 में से मैं तो बोलता हूँ कम से कम 4,000 स्टूडेंट जो होंगे ना,
वो 20,000 स्टूडेंट्स में से 4,000 स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए थे, लेकिन गलत हो गए भाई, गलत हो गए, इस वजह से उनके मार्क्स कम हो गए। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं समझ में आया किस तरीके से करना, और उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, भले ही उनको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, उनको टाइम नहीं मिला पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उस वजह से उनके 2,000 स्टूडेंट्स ऐसे ही चले जाएंगे जिनको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आया। तो ऐसे कुल मिला के कर करके वो 500 बच जाते, जिसने टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा किया था, जिसने प्रिपरेशन भी अच्छी की थी, जिसने प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, जिसकी एक्यूरेसी लेवल भी बहुत अच्छे से, ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स को उसने बहुत मेंटली अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ मतलब सारा कंबाइन करके एग्जाम को गया था और एग्जाम देके आ चुका है, वो ये पास स्टूडेंट होते हैं। तो मैटर यही करता है, एट द एंड में बोलना चाहूंगा, आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा हो, आपका माइंड सेट पॉजिटिव हो, इतना भी पॉजिटिव ना हो कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं सॉल्व करके जाऊंगा, आगे जाना ही नहीं है। तो वो चीज़ों को भी समझ ले कि भाई ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो इसको एग्जाम के बाद सॉल्व करने के लिए रखेंगे, एग्जाम में आसान आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स अगर आप साथ में लेके चलते हैं तो मेरे हिसाब से सीएसआर नेट एग्जाम एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट्स भी आसानी से क्वालिफाई कर देगा। बात कर ले स्पेशली मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आप स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जनरल एप्टीट्यूड को सोचते ही नहीं कि वो हमारा सब्जेक्ट है, भाई उससे मार्क मिलने वाले, मतलब वो हमारे लिए भगवान है, वो हमें मार्क दे रहा है फ्री के बोनस मार्क्स। आपने देखो 40,000 स्टूडेंट्स है, उसमें से मैं तो बोलता हूँ 5,000 स्टूडेंट्स ही होंगे जो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड के बारे में सोचते होंगे, बाकी सब स्किप करके चले जाते हैं। तो आपने अगर जनरल एप्टीट्यूड कर दिया तो आप तुरंत बोल सकते हो कि 35 स्टूडेंट्स जो है ना, उनमें से मैं ऊपर चला गया बोनस में। क्यों? तो आपने जनरल एप्टीट्यूड किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स को छोड़ के चले जाते हैं, जिनको लगता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपने अगर उसको किया तो आप उनसे भी ऊपर चले गए। स्टैटिस्टिक्स के 4-5 क्वेश्चन है, जिनको लगता है कि यार स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा तो क्यों कर ले, लेकिन मार्कोव चेन है, उसके 2 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है, एलपीपी है, बेस थ्योरम है, इनके ऊपर के क्वेश्चन आप कर लो। 4 क्वेश्चन अगर आपके हो जाए ना सॉल्व, 2 क्वेश्चन पार्ट बी के और 2 क्वेश्चन पार्ट सी के, 15 मार्क्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स आपके, 15। और 15 मार्क्स सीएसआर नेट एग्जाम में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर आप कट ऑफ के पास आसपास हो, या फिर आप क्वालिफिकेशन के आसपास हो, एलएस के आसपास हो, अच्छी रैंक के लिए 15 मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड, उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस, ये छोटी छोटी चीजों को आप अच्छे से संभाल के चलेंगे तो मेरे हिसाब से सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये जो वर्ड सामने आपको दिख रहा है कि हार्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए, सभी सब्जेक्ट का, भले आप सेल्फ प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं कि आपको कोचिंग क्लासेस की जरूरत है, आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर लो। आपके पास देखो, आप क्लासेस स्टूडेंट्स जो लगाते हैं ना, उनके लिए अच्छी चीज एक हो जाती है कि उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है कि आप इन टॉपिक्स को कर लो, आप इस टॉपिक्स को मत करो, या फिर आपको इसके ऊपर ज्यादा वर्क करना है, आपको इसके ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो तो इसको मत देखो, यहाँ पे आप फंस रहे हो, आप इसको सॉल्व कर लो। आपके एमएसक्यू अच्छे आ रहे हैं, एमसीक्यू गलत हो रहे तो एमसीक्यू के ऊपर वर्क कर लो। ये प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि आपका रियल अच्छा है, अब्स्ट्रैक्ट डिफिकल्ट जा रहा है तो अब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ज्यादा वर्क कर लो, या फिर अब्स्ट्रैक्ट अच्छा है, रियल डिफिकल्ट जा रहा है तो रियल के ऊपर वर्क कर लो। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको क्लासेस में मिलेगी, आपको एक हर एक कंसेप्ट को लेके कितनी वैल्यू है ये आपको हर एक कंसेप्ट के बारे में पता चल जाता है, ये आपको क्लासेस में मिलता है। आप सेल भी कर लो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, आपका वो क्लासिफिकेशन अच्छा हो कि मुझे कौन से टॉपिक्स को टारगेट करना है, किस तरीके से टारगेट करना है, तो भी आप एक अच्छी रैंक के साथ सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये पहले तो माइंड से निकाल दीजिए कि सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाइड करना हार्ड बात है, हार्ड टास्क है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आज जो मैंने इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ चर्चा की है, डिस्कस किया है, वो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। कुछ ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसको आपको फोकस करके रखना है, और एक प्रॉपर शेड्यूल बना के हर एक सब्जेक्ट्स के, भले आप कोई सब्जेक्ट आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आप क्लियर करवा लीजिए, उसके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बार बार आ रहे हैं वो टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए, और उसके अलावा बाकी टॉपिक्स एक सब्जेक्ट के नहीं भी किए तो भी चलेगा, बस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो करके जाइए ना, उसमें क्या दिक्कत है, 2-4 टॉपिक्स करने में क्या ही दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे अच्छे से टॉपिक्स कर लीजिए, एग्जाम के पहले जितने संभव हो मॉक टेस्ट दे दीजिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो एग्जाम के पहले, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम सिर्फ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं होते,
आपको प्रॉपर टाइम लगाना है। जैसे आपने आज आपको रियल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सर ने आपको होमवर्क दे दिया या फिर आप सेल्फ कर रहे हो, आपको रियल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप 25 क्वेश्चन ले लीजिए अच्छे क्वालिटी के, और 25 क्वेश्चंस के लिए आप प्रॉपरली 60 टू 70 मिनट्स दे दीजिए। 25 क्वेश्चंस को 60 टू 70 मिनट्स प्रॉपरली दे दीजिए, और इस 60 टू 70 मिनट में आपको सिर्फ वो 25 क्वेश्चन और आप, यही आपके पास और कुछ ना हो, ना ही मोबाइल हो, ना ही लैपटॉप हो, ना ही कोई नोट्स हो, ना ही कोई फ्रेंड्स हो, ना ही घर वाले हो, ना ही खाना हो, ना ही नींद हो, कुछ नहीं। आपको सिर्फ आप और वो क्वेश्चंस और कुछ पेपर जिसके ऊपर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, यही कंटेंट आपके साथ अगर होता है, तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने जेन्युइनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अदरवाइज सिर्फ जाके बैठना और क्वेश्चंस के सॉल्व करना, इसका मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना नहीं होता, इसको क्लियर रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को चीजें क्लियर हो चुकी होगी। आपको स्ट्रैटेजी अच्छी रखनी है, आपको जो एक्यूरेसी लेवल है उसको बढ़ाना है, आपको एनालिसिस आपके दिमाग में अच्छा हो, आपका टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो, आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा हो, हर एक टॉपिक्स को लेके आपका सिलेक्शन पता हो आपको कि यहाँ से ये टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट्स है, आपका पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हो, और आपने पेपर के पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जेन्युइनली की हो, मॉक टेस्ट जेन्युइनली दिए हो। आपके कम से कम 5 या 6 मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के पहले आपको देने ही चाहिए, और उसको देने के बाद उसको छोड़ नहीं देना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस आपके पास हो कि मेरे एमसीक्यू में इतने गलत है, एमएसक्यू में इतने गलत है, रियल में इतने गलत है, लीनियर में इतने गलत है, मुझे कौन से टॉपिक से वर्क करना है, कौन से क्वेश्चन मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, ये सारा प्रॉपर एनालिसिस अगर आपके पास हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट भी सीएसआर नेट एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकता है, आराम से अच्छी रैंक के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं आज की इस वीडियो में सारी चीज आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, एंड आप अभी से, अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम को माइंड से निकाल दिया होगा तो अभी से फिर से प्रिपरेशन में लगेंगे एंड एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने को स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपके माइंड में चल रहा है, आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर भी कोई एक अलग सी वीडियो बनाऊं जिसमें हम बात करेंगे उसी टॉपिक्स के रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो इस क्वेश्चन को लेके माइंड में उनके चल रहा है कुछ ना कुछ, तो उनको भी इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और कुछ चीज़ों को क्लियर रखे माइंड में कि ऐसे इस तरीके से होता है एग्जाम को क्वालिफाई करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।